5 साल पहले जब हमने कोविड देखा, Day one of India's 21-day nationwide lockdown, 1.3 billion people are staying home in the biggest ever lockdown in the world. India has now taken the third spot as far as the list of nations worst hit by the coronavirus. Let's get you the latest numbers now. India's COVID count has crossed the 7 lakh mark on Monday, just 4 days after the number of infections in the country reached 6 lakh. तब हम सब ने भारत के करोड़ों लोगों ने RT-PCR टेस्ट की। The RT-PCR test for detecting COVID, the virus, is considered the gold standard. Well, even as the number of coronavirus cases in the state of Tamil Nadu is on the rise, the state government has now decided that instead of going for the rapid test kits, they will straight away opt for the RT-PCR tests instead, which is more confirmatory in nature. और लैब इंडिया हेल्थ केयर ये भारत की पहली कंपनी थी जिसने RT-PCR भारत में इंट्रोड्यूस किया था। आज हम वीरेंद्र उपाध्याय जी से उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके कंपनी के माध्यम से क्या सेवाएं दी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हमारे साथ है वीरेंद्र उपाध्याय जी। वीरेंद्र उपाध्याय जी लैब इंडिया हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंजॉय द शो। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी। सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे तब आपने बताया आप महाराष्ट्र से है, मराठी है, और आप जॉब करते थे 4 फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर आपने लैब इंडिया की स्थापना की। तो कब शुरू किया, क्या आपका पहला कदम था? ऐसा है कि मैं और मेरे 3 और दोस्त, हमने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद हमने जॉब शुरू किया। तो हमने पहले एक कंपनी में हम सर्विस इंजीनियर थे, सो पुणे से हमने किया था, और किसी कारणवश हमने हमारी नए मैनेजर से अच्छी नहीं हुई, जमा नहीं उनसे, तो हमने तीनों ने छोड़ दिया और ये सोचा कि चलो कुछ अपना ही करते हैं। हम तब तक शादी भी नहीं हुई थी, तब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी कि आपको मतलब घर में पैसा लाना ही चाहिए ये, तो इसलिए हमने सोचा चलो हम कुछ करते हैं, ये नौकरी वगैरह करने में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा सोच के हमने लैब इंडिया नाम की कंपनी 1981 में शुरू की। तो तब से हम चारों पार्टनर वी आर डायरेक्टर्स इन द कंपनी, और अभी हम वी आर स्टिल टुगेदर। और हमने शुरू किया तब से अलग अलग मोड पे हमने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को हमने लाया अपने कस्टमर्स के लिए, और इस तरह से ये पिछले 43-44 ईयर्स से ये चल रहा है। हमारी कंपनी अब पूरे देश में हमारे ऑफिसेस हैं, 400-450 कस्टमर्स हैं। सो हम एनालिटिकल इक्विपमेंट में हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में हैं, हमने काफ़ी काम किया। उसके बाद हेल्थ केयर में हम काम कर रहे हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की भी एक कंपनी पुणे में है। सो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू सर्व द कम्युनिटी। यस सर, जैसे कि आपने कहा आप 4 फ्रेंड्स थे जिन्होंने कंपनी स्थापन की, और आज तक 40-45 साल जब हो गए हैं, आप में हार्मोनी है, आप सब जुड़े हो इस कंपनी से। आप अगर देखोगे सोसाइटी में, तो जब बिजनेस आता है, जब पैसा आता है, तब भाई भाई का नहीं रहता। तो आप फ्रेंड्स कैसे मतलब इतने सालों तक जुड़े हैं, मतलब ये बहुत एक बड़ी बात है, सीखने जैसी है। तो क्या आपने वेज अपनाए, क्या ऐसे किया कि ये हार्मोनी अब तक है? खैर, एक तो
मतलब हमारा चारों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते थे। तो हमारे में ऐसा कोई ज़्यादा ग्रीड एक दूसरे की तरफ या हमारे को एक दूसरे की तरफ ईर्ष्या नहीं है। और हमने जब हम कंपनी का एक्सपांशन करने के लिए, जैसे मैं दिल्ली आ गया, हमने कंपनी तो ठाणे में शुरू की थी, मैं दिल्ली आ गया, मेरा दूसरा एक पार्टनर मिस्टर बीबीकर हैं, वो चेन्नई चले गए, और मिस्टर भालेराव और मिस्टर बापट, ये दोनों और पार्टनर हैं, वो ठाणे में ही रह गए। सो इससे भी ये होता है कि हम हर रोज़ एक दूसरे से तो नहीं मिलते, ऐसा झगड़ा होने के चांसेस और कम रहते हैं। तो एक वो है, और दूसरा हमने अपनी 3-4 कंपनीज लैब इंडिया ग्रुप की शुरू की, और जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि एक पर्सन एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और बाकी तीनों डायरेक्टर होंगे, और ये हर कंपनी में होगा। और एक दूसरे के कंपनी में डे टू डे बेसिस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हम सिर्फ बोर्ड लेवल पे चारों कंपनी के बारे में बात होती है। हर दिन मैं, मतलब मेरी पार्टनर की कंपनी में डे टू डे बेसिस पे इंटरफेयर नहीं करता, ना वो करते हैं। इससे भी टकराव का ये कम हो जाता है, एंड देन द थिंग्स मूव प्रॉपरली। सो ये काइंड ऑफ रीज़न मैं सोच सकता हूँ। और बाकी तो वैसे हम सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं, तो वो हमारी दोस्ती तो अच्छी चली रही है। सर, ये आपकी जो हारमोनी है, आपका जो ये बॉन्ड है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा लैब इंडिया को इतना बड़ा ब्रांड भारत में बनाने के लिए। तो ये सर बहुत सीखने जैसी बात है आप लोगों से। करेक्ट। ये और रेयरली देखा जाता है इसे। ये दोनों तरफ से है कि हम चारों इकट्ठा हैं, इसलिए ये ब्रांड बढ़ने में आसानी हुई, और ब्रांड बड़ा जैसे होता गया, इसलिए हमारे को चारों को इकट्ठा रहने की भी ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि अगर आप सेपरेट हो जाते हो, कोई झगड़ा करते हो, सेपरेट हो जाते हो, तो उससे नुकसान ही ज़्यादा होगा, फ़ायदा होगा नहीं। सो ये भी बहुत आवश्यक चीज़ होती है। सो वो मुझे पता नहीं, लोग ईगो के कारण एक दूसरे से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है, दरारें आती हैं, वो हमारे इसमें इतना ईगो इशू नहीं है। ये कमेंडेबल बात है सर। सर, आपके जो कंपनी से जो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, या आप इंपोर्ट करके भारत में जो सेल करते हैं, इसका कॉमन पब्लिक से मतलब कॉमन पब्लिक इसको बाय नहीं करती, उनका कुछ ऐसे संबंध नहीं आता है, लेकिन कॉमन पब्लिक के जीवन का वो अनअवॉइडेबल हिस्सा है। जैसे कि RT-PCR, अभी करोड़ों लोगों ने RT-PCR की टेस्ट की, और ये RT-PCR लैब इंडिया कंपनी फर्स्ट थी जिन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो वो कब किया था? अभी तो RT-PCR सबको पता है, जैसे आपने कहा, लेकिन 1998 में मेरे ख्याल से हमने पहला RT-PCR इंडिया में बेचा था, और वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्यूनोलॉजी, NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली में ही है। और बाय चांस दी कस्टमर जो हमारे थे वो भी महाराष्ट्रियन थे, खांडेकर बोल के, तो डॉक्टर खांडेकर, तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ली थी। वहाँ से रिसर्च के लिए उसका यूज़ ज़्यादा होता था, और बाद में धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक के लिए इस तरह से यूज़ होना शुरू हो गया। और अब तो वो कॉमनली सब जगह, अपने देश में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां आपको रेगुलरली RT-PCR आप कर सकते हो। तो RT-PCR ये टेक्नोलॉजी बहुत, PCR या RT-PCR ये टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस या वायरसेस या उसको आप एम्पलीफाई करते हो, और उसका क्वांटिफाई और मेजरमेंट करते हो। अदरवाइज इतना आसान नहीं होता कि सपोज हमारे ब्लड ले लिया या सलाइवा ले लिया, तो उसमें इतनी सारी बायोलॉजिकल चीज़ें होती है, हमारा जीन्स के होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, प्लस
उसमें वायरसेस का अंश भी होता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उससे आप एग्जैक्टली जो आपको डीएनए का पार्ट चाहिए उतना ही आप एम्पलीफाई कर सकते हो। दिस इज़ वेरी मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको वो पता चलता है, और तब जाके आप उसमें से आप बराबर उतने हिस्से को मेजर कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको मतलब जो आप देख रहे हो कि भाई कोविड का वायरस है तो सिर्फ कोविड का वायरस को उसके पार्ट को एम्पलीफाई करके आप मेजर कर सकते हो। सर ये आजकल जो न्यूज़ आ रही है कि ह्यूमन मेटानिमियो वायरस आ रहा है भारत में, तो इसमें भी आरटीपीसीआर टेस्ट काम करेगी? हाँ, इसमें भी आरटीपीसीआर टेस्ट काम करेगी, क्योंकि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का आपको एनालिसिस करना हो, और जहाँ जहाँ डीएनए आता है तो दिस इज द डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मेजरमेंट क्वांटिटेशन। सो वो आप ऑलरेडी वहाँ इस तरह से किट मैंने कल ही देखा था, ये नए इसके लिए ऑलरेडी द किट अवेलेबल हो गया है। सर जैसे कि आपने कहा 1998 में आपने आरटीपीसीआर फर्स्ट टाइम इंडिया में लाया, तो वो आपने इंपोर्ट किया था? करेक्ट। तो क्या आज आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं? अभी इंडिया में बहुत सालों तक ये टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड ही होती थी, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में इंडिया के 1-2 कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया है। अब शायद थोड़ी ज़्यादा कंपनियां बनाने लगी है, बट ये भी नहीं कि वो कॉमनली बनता है। आपकी कंपनी बनाती है? हमारी कंपनी ने आरटीपीसीआर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काम किया, बट हमने ज़्यादातर इंपोर्टेड पर ही लिया था, और वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी थी, अप्लाइड बायोसिस्टम नाम का नाम था, बट बाद में उन्होंने अपना ऑफिस इंडिया में अपने आप शुरू कर दिया, तो अब वो टेक्नोलॉजी वही बेचते हैं। सर मैं आपके कंपनी की प्रोफाइल पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा एक बूंद ब्लड से बहुत सारी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लैब में जाइए तो वो मतलब इतनी इतनी बॉटल में 2-3 बॉटल निकाल लेते हैं छोटी छोटी, और तो क्या कैसे मतलब एक बूंद ब्लड से आप? मेरी और एक कंपनी है कॉल्ड एज लाइपोमिक हेल्थ केयर, जो हमने अगेन 2-3 दोस्तों से के साथ बनाई है, और उसमें हमने अगेन ये ड्राई ब्लड स्पॉट टेक्नोलॉजी फॉर कॉमन डायग्नोस्टिक, ये हमने पहली बार इंडिया में लाया, और हमारे नॉलेज में, और हमने उसको वेलनेस के लिए शुरू किया, ताकि वेलनेस का मतलब हमारे से देखिए, हम कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर डायग्नोस्टिक करने के लिए जाते हैं, रूटीन चेकअप मतलब। हाँ, तो ये वेलनेस मतलब मैं कितना ठीक हूँ, मेरे इसमें ऑफ कोर्स ओमेगा 3 वगैरह उसमें देखा जाता है, तो ओमेगा 3 का इंडेक्स कितना है, ओमेगा 6:3 रेशो कितना है, या सेल्यूलर लेवल इन्फ्लेमेशन कितना है, ये हम उसमें से देख सकते हैं। तो विथ 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड वी कैन आई मीन देन इट इज़ पुट इट ऑन अ फिल्टर पेपर, और उसको सुखा के आप किसी भी नॉर्मल एनवलप में डालो और आप लैब में भेजो। तो जैसे अभी आप ने देखा होगा कि जब आप डायग्नोस्टिक के लिए या तो लैब में जाते हो या किसी को घर बुलाते हैं, तो आपका ब्लड लिया जाता है, और उसके बाद वो बॉटल में रखो, उसको कोल्ड स्टोरेज से रख के ट्रांसफ़र करो। तो ये सारा जो झंझट है वो इस ड्राई ब्लड स्पॉट टेक्नोलॉजी से आप घर में ही कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से कितने टेस्ट होते हैं, मतलब वैसे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, एंड वो हो भी रहे हैं। विटामिन डी, B12 जो रूटीन चेकअप में, हाँ, विटामिन डी वगैरह के हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड टेस्ट काफ़ी हो सकते हैं। उसके बाद नियोनेटल स्क्रीनिंग टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इंडिया में अभी शुरू हो गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो विद इन 72 आवर्स आप उसका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ले लीजिए, एंड देन उसको आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस करिए, और उसमें आपके बच्चे में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो वो आपको उसी लेवल पे पता चल सकती है, जिससे आप कुछ बीमारियों पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं।
तो उसमें मेंटली रिटार्डेडनेस होने की बात होती है, या थायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है, तो आपको पहले 72 घंटे में अगर पता चलता है तो आप बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सो इस तरह से टेक्नोलॉजीज़ अभी आप यूज़ हो रही है। HIV, HCV, HBV जैसे डिसीजेस इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि घर में अपनी प्राइवेसी में लोग ये किट खरीद के सैंपल एनालिसिस करके जस्ट लाइक नॉर्मल पोस्ट से आप वो सैंपल भेज सकते हो, या कुरियर से कहीं भी। एंड इस तरह से टेक्नोलॉजी अगर जब ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो जाएगी तो उससे आसानी ज़्यादा मिलेगी लोगों को, कन्वीनियंस होगी। और क्योंकि अभी कोविड के बाद लोग कहीं भी हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करते हैं। और हो सकता है कि घर में अगर जितना अवेलेबल हो उतना अब लोगों को आदत हो गई है कोविड के बाद कि सब कुछ एट होम डिलीवरी या इवन हेल्थ केयर ऑल्सो होम में आना शुरू हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल हो रही है पब्लिक को। यस सर, मैंने रूटीन चेकअप करके 1-1.5 महीना हुआ होगा। अभी नेक्स्ट 5-6 महीने बाद मैं इसी टेक्नोलॉजी से करूँगी सब जरूर विटामिन्स चेक करेंगे, क्योंकि इसमें हम जैसे हमने बोला कि हम देश में अभी भी शायद वेलनेस टेस्ट करने वाले एक ही कंपनी है लैपोमिक, और कोई नहीं करता। और पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 2 या 3 कंपनी हैं जो ये टेक्नोलॉजी है उनके पास। एक अमेरिका में है और एक मेरे ख्याल से नॉर्वे में है, कि जो ड्राई ब्लड टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपका वेलनेस टेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली सेल्यूलर लेवल इन्फ्लेमेशन। सेल्यूलर लेवल इन्फ्लेमेशन जो है वो that is the root cause of every lifestyle disease. Yes, मैंने कल ही इसके बारे में सर सुना। एक मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर है, उन्होंने वीडियो उनके चैनल पे डाला था। वो बोले कि इन्फ्लेमेशन का एक बहुत अच्छा, उससे अगर क्योर करना है तो वे है कि ग्राउंडिंग करे, मतलब अर्थ पे बेयरफुट चले। Right. तो सो सेल्यूलर लेवल इन्फ्लेमेशन जो है ना, वो लोगों को पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस को, अप टू कैंसर। कैंसर इज ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसीज। डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारे डिसीज लाइफस्टाइल डिसीज है। और उसका लोगों को पता है कि वो सेल्यूलर लेवल इन्फ्लेमेशन से होता है, लेकिन वो क्वांटिफिकेशन करना अभी तक किसी को पता नहीं, जो हम करते हैं। सो हम इस इन्फ्लेमेशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं और लोगों को, डॉक्टर पता कर सकता है कि किस लेवल तक इनको प्रॉब्लम है एंड हाउ मच एंटी इन्फ्लेमेटरी थिंग्स यू कैन गिव। सो इसमें ज़रूरत नहीं कि आपको ड्रग्स ही देने हैं, आप एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का इंक्रीज करके आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कि जैसे उसमें से एक है ओमेगा 3 जो हम भी दे देते हैं कि एंटी। सर ये ओमेगा 3 के बारे में मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा, आप बनाते हैं। आप अगर मार्केट में देखें तो 300 से लेकर 17-18 हज़ार तक प्राइस के ओमेगा 3 के पैकेट्स है। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑथेंटिक है, प्योर है? अच्छा, वैसे तो उसमें एक थंब रूल अगर हम कहें तो किसी भी नॉर्मल हेल्दी आदमी को बचपन से लेके मरने तक अगर दिन में 1 या 2 ग्राम ऑफ EPA DHA, ये उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ओमेगा 3 के, वो आपको खाने चाहिए, वो आपको कंज्यूम करने चाहिए। दैट इज़ व्हाट रिसर्च सेज, कि किसी को भी 1 या 2 ग्राम ऑफ EPA DHA रिसर्च में आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तो बॉटल पे मेंशन होता है कि पर गोली में कितना EPA DHA है, तो आपको देखना है। और आपको अगर उसमें 500 मिलीग्राम EPA DHA है तो आपको 2 या 3 गोलियां खानी है। अगर उसमें 300 ग्राम है तो आपको 4 या 5 गोलियां खानी चाहिए। जो 300 ग्राम जिसमें होता है वो सस्ती होती है,
और 500 या 750 या 1000 मिलीग्राम वो 1 ग्राम इन 1 सॉफ्ट जेल होता है, वो महंगी होती है। तो इवेंचुअली आप अगर सस्ती वाली गोली लेके उसमें एक ही खाओगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। तो वो उसका आपको कोई बेनिफिट होता नहीं है। बट अगर आप इनफ क्वांटिटी में ओमेगा 3 डेली बेसिस पे खाएंगे तो आपको ब्रेन एंड हार्ट एंड अदर बॉडी के जो इन्फ्लेमेशन से होने वाली डिसीजेस हैं उससे आप हमेशा के लिए दूर रह सकते हो। जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ पिछले 20-25 वर्षों से रेगुलरली ओमेगा 3 कंज्यूम करता हूँ, मुझे वैसे कुछ भी नहीं होता, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें भी कभी नहीं होती। नाइदर मुझे कभी कोविड हुआ है और ना कभी ऐसे प्रॉब्लम हुई है। दैट्स गुड। सर मैं जब देखती हूँ ना ऐसे 60 क्रॉस करे हुए लोग बिजी रहते हैं, काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ दिन क्लोज टू 70 नाउ। यस सर, मैंने कुछ दिन एक पढ़ा, एक स्टडी हुई, उसमें उन्होंने बताया कि उस स्टडी में उन्होंने सर्वे किया लोगों का जो 100 साल तक जिए हैं, ज़्यादा जिनका लाइफ स्पैन रहा है, तो उनमें एक कॉमन चीज़ उनको मिली, वो थी कि वो रिटायर्ड नहीं हुए। रिटायर्ड नहीं हुए इन द सेंस कि वो कुछ करते रहे, मतलब लाइफ टाइम वो जितना भी उनका फिजिकल पोटेंशियल था, जिस समय भी मेंटल पोटेंशियल था, वो पूरा वो यूटिलाइज करते रहे और उसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन बढ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर ये सब देखती हूँ तो। एक्चुअली यस, जितना हो सके आपको बिजी रखना चाहिए, ताकि मतलब जैसे आप काम रोक देंगे ना, तो आप अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू करेंगे, एंड देन दैट इज नॉट गुड आइडिया। सो हमारी जो कमिंग बैक टू ओमेगा 3, सो ओमेगा 3 से ये बेनिफिट आपको और भी मिल सकता है। सो मैं ये भी चाहता हूँ कि इंडिया जो है अपनी पॉपुलेशन ये ओमेगा 3 डेफिशिएंट है सच में, और इसके लिए हमारे इसमें ओमेगा 3 का कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी का, बट इन जनरल कहीं से भी लोगों को मिलना चाहिए। और जो बेस्ट ओमेगा 3 होता है वो होता है फिश ऑयल में। बट जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए फ्लैक्स सीड्स हैं या हरी वेजिटेबल्स हैं। तो सर आपके यहाँ जो ओमेगा 3 की टैबलेट बनती है वो नॉन वेज, वो सॉफ्ट वो फिश की है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेस में बहुत कम ओमेगा 3 होता है, या आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो आपको अगर रियल इम्पैक्ट, रियल इसका बेनिफिट होना चाहिए, तो आपको क्वांटिटी उसकी 1.5 या 2 ग्राम, जैसे मैंने बोला, पर डे बेसिस पे होनी चाहिए, और वो आप फिश ऑयल से आसानी से ले सकते हो। मुझे ये नहीं पता कितना सही है, उतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं, लेकिन मैंने ऐसे भी पढ़ा कि जो ओमेगा 3 फिश ऑयल से निकाला जाता है वो भी किसी किसी फिश का अच्छा होता है, किसी किसी का नहीं होता है। करेक्ट। तो सारे फिश ये स्किन से निकाला जाता है, तो ऑयली स्किन होने वाले जो फिश होते हैं ना, उनका अच्छा होता है, जैसे सार्डिन है, सैल्मन है, इस तरह से फिश होते हैं। हमारे यहाँ सैल्मन मिलता नहीं है, बट बाकी मिलते हैं, तो उससे वो निकाले जाते हैं। आप कहाँ से फिश लाते हैं? मुंबई? नहीं, हमारा ऑयल आता है कर्नाटका से। अच्छा। कर्नाटका से मैंने मतलब ऑफ कोर्स इट हैज टू कम फ्रॉम अ सी शोर एरिया, बट कर्नाटका में है तो वहाँ से आता है। और उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसको एंटी बर्पिंग और उसमें स्मेल नहीं होती, तो इस तरह से हम वी मेक अ ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ हमारे सॉफ्ट जेल्स हैं वो 1/2 ग्राम और 750 mg पर सॉफ्ट जेल है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए थोड़े से एकदम सस्ते नहीं हैं। बट लोगों को ये रेगुलरली आदत डालनी चाहिए। स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो आफ्टर 6 months ऑफ प्रेगनेंसी बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है, और मदर के सिस्टम में जितना ओमेगा 3 EPA DHA है उतना बेबी के लिए जाना मिलता है। तो मदर अगर इनफ ओमेगा 3 कंज्यूम करती है
तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। एंड इट्स लॉट ऑफ रिसर्च पेपर जो कहते हैं कि दोज मदर्स हु कंज्यूम ओमेगा 3 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, उनके बच्चों का IQ is more than average. And this is a very important thing, and lot of ladies, all the ladies should follow this. As of course डॉक्टर अभी recommend करते हैं ladies को, और that should be religiously done. So उस एज से मरने तक का आपको डिमेंशिया ना हो, क्योंकि ब्रेन के लिए, ब्रेन में काफ़ी अमाउंट में DHA मिलता है। Yes. और उसके लिए वो बाहर से खाना ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप ओमेगा 3 बनाती नहीं है, बाकी सब बनाती है, अपने आप ओमेगा 3 नहीं बनाती। सो ओमेगा 3 बाहर से ही आना चाहिए। सर, ये एपिसोड शूट करने से पहले मैं थोड़ा स्टडी करती हूँ। राइट। तो ये मैंने ओमेगा 3 का पूरा स्टडी किया, कैसे होता है कि ट्राइग्लिसराइड होता है, फिर उसमें 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं ग्लिसरीन के साथ, फिर एक फैटी एसिड का ऐसे होता है कि कार्बन का, आप बताना मैं सही बोल रही हूँ क्या, कार्बन का चेन होता है, उससे हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं 2-2, मतलब अगर 15 कार्बन आइटम्स है तो उसके डबल 30 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और अगर वो चेन का जहाँ से स्टार्टिंग होता है उससे 3rd हाइड्रोजन एटम मिसिंग है, 3rd या 3rd के आगे से, तो वो ओमेगा 3 है। सही है? इट इज टू मच आपका मतलब कमेंडेबल है कि आपने इतना डिटेल नहीं, में वो किया। एपिसोड शूट करने से पहले थोड़ा स्टडी करना लेकिन पड़ता है। कैसे होता है, हमारे जो हम जो फैट खाते हैं उसमें ये सारे फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9 होता है। तो ओमेगा 6 सारे आवश्यक होते हैं, बट ओमेगा 6 हम ज़्यादा खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन से मिलता है, बाकी ऑयल से मिलते हैं, और उस दैट 6 इज़ अ प्रो इन्फ्लेमेटरी। एंड सो ओमेगा 3 हमारे को पर्पजली इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये ओमेगा 6 और 3 का रेशियो जो है बॉडी में वो 3:1, 4:1 इस लेवल पे होना चाहिए, जो आइडियल होता है। सो हमारा किट जो है वो हम आपको बताते हैं कि आपका ओमेगा 6 और 3 का लेवल रेशियो कितना है, सेलुलर लेवल इन्फ्लेमेशन कितना है। अकॉर्डिंगली आप अपने खाने में यू कैन बी अवेयर कि हमें ओमेगा 6 कितना कम करना चाहिए और ओमेगा 3 कितना बढ़ाना चाहिए। इससे आपको मतलब आपका ब्रेन, आपका हार्ट और ओवरऑल फंक्शन, स्किन आपकी अच्छी रहेगी। सो दिस बेनिफिट यू विल कीप ऑन गेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ओमेगा 3 जिसमें मिलता है आजकल, ऑफ कोर्स गूगल पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है, तो जहाँ जहाँ ओमेगा 3 का अवेलेबिलिटी होता है आपको खाना चाहिए। यस सर। 3 उसमें एसिड होते हैं, आपने करेक्ट कहा। एक होता है ALA, EPA एंड DHA। तो ALA मोस्टली वेजिटेरियन सोर्सेस में होता है, और EPA DHA नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में होता है। तो ALA बाद में बॉडी EPA DHA में ही कन्वर्ट करती है। तो दैट इज हाउ द थियरी गोज। यस सर। सर, अब जब मैं यहाँ आई सुबह, तब आपने मुझे एक मशीन दिखाया, ये जो है रखा हुआ पोर्टेबल एक्सरे मशीन। राइट। और आपने बहुत नई बात बताई जो मुझे पता नहीं थी, और शायद वो हमारे व्यूवर्स को भी पता नहीं होगी, बिकॉज इट्स न्यू नाउ, कि एक्सरे के लिए आपको वो बड़ा सा रूम होता है, रेडिएशन होते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। Correct. ये आपका कैमरा जैसे जो दिख रहा है उससे फ़ोटो निकालो और आपका एक्सरे आ जाएगा। करेक्ट। इसके बारे में सर बताइए। So, ये जो एक्सरे है वो हमने 2 बरस पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ये कोरियन कंपनी से हमने इंपोर्ट किया। सो जो आपने कहा ना कि बहुत बड़ी रूम होती है जिसमें बड़े बड़े मशीन होते हैं, वायर होते हैं, सारा लेड से शील्डिंग करना पड़ता है क्योंकि रेडिएशन काफ़ी होती है। तो और वो कैंसरस होती है रेडिएशन, क्योंकि डॉक्टरों को भी हार्मफुल होती है। सो डॉक्टर क्या करते हैं, रूम के बाहर जाते हैं और एक्सरे लेते हैं। जो डॉक्टर मतलब जो लेने वाला टेक्नीशियन है, और उसका पेशेंट को भी इम्पैक्ट तो हो ही जाता है। सो नाउ दैट इज़ गेटिंग
as a history. So this machine, ये उतना ही क्वालिटी का एक्सरे आपको इतने छोटे मशीन से और बहुत ही कम रेडिएशन में आपको दे सकते हैं. सो इससे जो रेडिएशन आता है वो कम से कम 500,000 टाइम्स लेस रेडिएशन compared to the existing technology. So this is something very exciting, very new, and ये पूरे बॉडी के लिए ये यूज़ होता है. कुछ लोग मतलब ये इवन डेंटिस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, बट अब वो पूरा चेस्ट एक्सरे से लेके कोई भी आप एक्सरे कर सकते हैं. सो करंटली इस मशीन को हमने 2 बरस पहले इसका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से हमने अप्रूवल ले लिया था, और हम ICMR में इसको दिखाने के लिए लेके गए कि वे दिस इज़ द टेक्नोलॉजी, और हम सोचते हैं कि ये पूरे इंडिया में ज़रूरत इसकी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का TB रेडिएशन का एक प्रोग्राम चल रहा है. दैट PM पंतप्रधान जी ने बताया कि 2025 तक TB कंट्रोल होना चाहिए. अगर TB कंट्रोल होना चाहिए तो सब लोगों को TB जिसको है उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए, तब जाके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आज क्या होता है, आज जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसी का हॉस्पिटल्स चेकअप करती हैं TB के लिए है कि नहीं है. लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो प्रोएक्टिवली जाके ये टेस्ट करेंगे. तो ये हमारा मशीन उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है. तो कहीं पे भी जाओ, फोटो निकालो, तो ये हमने बैकपैक में डाल सकते हैं. एक रात में आप उसको पूरा बैटरी चार्ज करो, और एक चार्ज में 100 इमेजेस भी वो ये ले सकता है. तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है. तो आप गांव तक जा सकते हैं, बाइक पे लेके इसको जा सकते हैं. और गांव में हम करंटली लोग जा रहे हैं ICMR से, या स्टेट TB ऑफिसर्स जो हैं, मतलब गवर्नमेंट यूज़ कर रही है. गवर्नमेंट यूज़ कर रही है. सो दे आर गोइंग इनटू दी विलेजेस, और वहाँ जाके जो या तो कैंप लगाते हैं या घर घर में जाते हैं, और अगर कोई खांसी कर रहा है तो उसका एक्सरे लेते हैं. इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर AI भी दे देते हैं, तो उससे ऑन द स्पॉट पता चलता है कि बंदा TB पॉजिटिव है या नहीं है. तो अगर मतलब इंटरेस्ट हो तो मैं एक स्टोरी बताऊं. जब हमने ICMR में ये दिखाया, तो पहले तो वहाँ DG थे, उन्होंने बोला कि ये तो आप जो इमेज दिखा रहे हो वो कुछ गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकती कि इतना छोटा मशीन और आप इतनी अच्छी इमेज हो सकती है. आपने शायद कोई और स्टोर करके हमें दिखा रहे हैं. तो हमने बोला चलो ठीक है, आप एक पॉकेट में पेन लगाइए, हम आपकी वापस इमेज ले लेते हैं. तो देन ही रियलाइज कि पेन दिख गया नेक्स्ट इमेज में, तो वो अच्छी वेरी हाई क्वालिटी. सो तब उन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश में एक शिवपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, और जहाँ भारत में जो TB का प्रिविलेंस है तो सबसे ज़्यादा वहाँ है. पूरे देश का 0.8% एवरेज है, वहाँ 2% के आसपास था. तो उन्होंने बोला कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं. तो लैब इंडिया और ICMR के स्टाफ, तो हमने वहाँ 1-1.5 बरस तक काम किया. एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे घर में जाके सारे आइडेंटिफाई करके जो TB पॉजिटिव है उनको आगे जीन एक्सपर्ट नाम की टेस्ट होती है, उसको देख के हमने उनके ऊपर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने शुरू की. और दी प्रिविलेंस ऑफ TB इन अ ईयर एंड हाफ, it came down from 2% to below national average, और almost negligible तक आ गया. और इस मुहिम के लिए आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किए मशीन्स? हमने मशीन प्रोवाइड किए, और हमारे स्टाफ भी हमने उनका साथ दे दिए थे 1-1.5 बरस के लिए. तो हमारे लोग भी जाते थे, ICMR के लोग भी जाते थे, क्योंकि बिना उनके गवर्नमेंट के सपोर्ट के कोई गांव में एक्सरे करने नहीं देगा, तो इसलिए वो गवर्नमेंट का भी होना आवश्यक था. सो ICMR को इतना वो इम्प्रेस हुए थे कि नाउ तो दे वुड डू दिस ऑल ओवर द कंट्री. तो इसलिए अब गवर्नमेंट, पहले तो हम ही थे,
अभी हमारे को अभी और 2-4 कंपनी आ गई हैं कि जो ये बनाती हैं, हम इसको इंडिया में भी असेंबल करते हैं। अच्छा, आप मैन्युफैक्चर भी हाँ करते हाँ, हैं? क्योंकि मेक इन इंडिया की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट में अगर बेचना है तो यू हैव टू हैव द मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की तहत हम इसको बनाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी धीरे धीरे थोड़ा प्राइस उसका ठीक होने लग जाएगा। शुरू में थोड़ा हाई होता ही है कोई भी टेक्नोलॉजी का, Yes. और तब जो मासेस में जाना शुरू हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि अगले कुछ बरस में हर से ऑर्थो डॉक्टर है तो सुबह है वो सर्जरी वगैरह करते हैं, शाम को उनका अपना ओपीडी होता है। तो वहाँ कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको वो लिख के वो भेजते हैं ना, भाई जाओ एक्सरे करके आओ। तो वो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है 2-2 बार टाइम लगाना पड़ता है, पेशेंट को भी इधर उधर भागना पड़ता है। सो अपनी छोटी क्लिनिक में भी वो ये रख सकते हैं, वैसे बैठे टेबल पे उनका बेड तो होता ही होता है, तो दे कैन टेक एक्सरे ऑफ एनी पार्ट, छाती से लेके लीम से लेके कहीं भी आप उस एक्सरे ले सकते हो। एंड ये इस तरह से ये टेक्नोलॉजी सब जगह मिलने लगेगा। सर, और आपने ये लेज़र पेन रिलीफ का कुछ तो मशीन भी मुझे दिखाया। आई विल शो। सो ये है हमारा लेज़र थेरेपी फॉर पेन मैनेजमेंट। तो बॉडी में कोई भी पेन जब होता है ना, जैसे नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, या किस तरह से, या आजकल कंप्यूटर पे बैठने से कार्पल टनल प्रॉब्लम होती है लोगों को, या टेनिस एल्बो, या इस तरह से जो मस्कुलर ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत से बार ये प्रॉब्लम क्रॉनिक होने लगती है। क्रॉनिक इसलिए होती है कि बॉडी की अपनी एक स्पीड होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको बॉडी में होती है वो बॉडी अपने आप रिपेयर करना शुरू करती है, तो उसकी एक अपनी स्पीड होती है। बट बॉडी रिपेयर कर रही है और आप उसको बिगाड़ रहे हो, तो आपका बिगाड़ने का स्पीड अगर ज़्यादा हो तो दो प्रॉब्लम क्रॉनिक होता रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल बैक पेन है, आप अगर बैड पोस्चर में बैठ गए और आप ऑल द टाइम बैड पोस्चर में बैठ रहे हैं, तो उससे जो टिश्यू डैमेज होती है वो बॉडी रिपेयर करती है, बट उससे ज़्यादा आप डैमेज कर रहे हो तो आपको पोस्चर सुधारने की आवश्यकता होती है। बट अगर आप लेज़र थेरेपी वहाँ यूज़ करोगे तो लेज़र थेरेपी क्या है कि ये फोटोन एनर्जी, हाई पावर एनर्जी जाती है। नॉर्मल लाइट जैसे ही लाइट होता है ये, बट इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। सो दैट बिकम्स अ लेज़र एम्प्लीफिकेशन इसमें किया जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। सो वो फोटोन बॉडी में अंदर 6, 7, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करते हैं। और जो नॉर्मल टिश्यू है वो ये एनर्जी लेती है और रिलीज़ करती है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। बट जो डैमेज टिश्यू है वो ये एनर्जी, लेज़र एनर्जी लेके उसको रिपेयर करने में यूटिलाइज करती है। तो उसमें 2-3 ATP या नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह से मॉलिक्यूल्स वहाँ रिलीज़ होते हैं, और उससे ये जो बॉडी का डैमेज टिश्यू रिपेयर करने का जो मैकेनिज्म है वो एक्सपीडाइट होता है, इसलिए वो आपको जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो क्रॉनिक पेन जो है वो आप फटाफट ठीक कर सकते हो। और सर ये सेफ है? ये एक्चुअली सेफ है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। जो जैसे ये मशीन USFDA या CE है, तो उसमें जो गाइडलाइन दी कि आँखों को आपको आँखों पे उसका असर हो सकता है, तो हम ट्रीटमेंट के टाइम एक स्पेशल गॉगल्स दे देते हैं कि जिससे ये आँखों तक नहीं पहुँचे। और इस तरह से 2-3 और, जैसे थायराइड को आपने पर्पसली देना नहीं चाहिए, या कैंसर जो होता है ना, कैंसर के साइट पे हम लेज़र नहीं दे सकते क्योंकि कैंसर के साइट पे अगर पेन है तो हम लेज़र से पेन रिलीफ का सोचेंगे, तो एक्चुअली लेज़र इज़ रिपेयरिंग एंड ग्रोइंग द टिश्यू, तो वो और ग्रो हो सकते हैं। कैंसर इज़ ऑलरेडी टिश्यू ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ होती है, तो कैंसर के साइट पे नहीं दे सकते। बट अदरवाइज़ हम दे सकते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो गया, कीमो चल रही है, तो मुंह में छाले पड़ देते हैं, तो अगर कैंसर कहीं और है, मुंह में नहीं है, तो आप छालों के ट्रीटमेंट कर सकते हो लेज़र से, और वो बहुत
इफ़ेक्टिव हो जाती है। इससे हम आजकल जो डायबिटिक अनदर प्रॉब्लम है, तो डायबिटिक फुट और उसके कारण होने वाले अल्सर जो हैं वो बहुत बहुत ट्राई करो ठीक नहीं होते आसानी से। लेज़र से वो दो ठीक होने में, वापस नॉर्मल स्किन आने में काफ़ी अच्छी मदद होती है और आ जाते हैं। सो इस तरह से उसके काफ़ी बेनिफिट हैं। और ये अभी ऑर्थो डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपी सेंटर्स लोगों में दे रहे हैं। काफ़ी हद तक इसका अभी यूज़ होना शुरू हो गया है। लेकिन ये हमने 12 बरस पहले ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई थी। तब उस टाइम कोई इसका इतना इस्तेमाल होता नहीं था, अब हो रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ आदमियों के लिए, इसको लोग एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल देखो घर में डॉग्स होते हैं वगैरह, तो उनको भी काफ़ी पेन होता है। एक तो फर्श पे चलते हैं तो आर्थराइटिस भी होता है। तो ये सारे पेन्स के आप दे आर नॉट उनका नेचर ऐसा नहीं कि आप उनको गोलियां दे दो, तो उनकी लीवर किडनी जल्दी ख़राब हो सकती है, इवन हमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर इज़ प्रेफरिंग कि लेज़र दे दो उनको। तो लेज़र से साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और ट्रीटमेंट के 2-4 इसमें ट्रीटमेंट में वो एनिमल भी ठीक होने लगते हैं। तो इवन ज़ू में यूज़ होता है, क्योंकि ज़ू में बहुत एनिमल्स आते हैं और इंजर्ड होते हैं, तो उनके लिए यूज़ होता है। या हॉर्सेस रनिंग, जब हॉर्सेस करते हैं ना रेसिंग वाले, तो रेसिंग करने के बाद उनको लेज़र दे देते हैं ताकि उनको इंजरी ना हो, और हो तो ठीक करी जाए। इवन राष्ट्रपति भवन में उनका जो हॉर्सेस हैं, तो उसमें हमारा लेज़र मशीन यूज़ होता है। अच्छा, तो जब भाग के आते हैं, हमारा ही है वहाँ, तो भाग के आते हैं तो उनको लेज़र दिया जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल टेक्नोलॉजी है पेन मैनेजमेंट के लिए। और पेन में लोगों को पेन तो होते ही होते हैं, और लाइफस्टाइल के साथ पेन बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसमें हम और भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसे एक शॉकवेव थेरेपी है जिससे भी पेन रिलीफ होता है, या टिकेयर थेरेपी बोल के हैं, तो उससे भी जैसा रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वहाँ, या क्रायोथेरेपी। सो इस तरह से थेरेपीज़ आर कमिंग अप। तो उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका CDSCO लाइसेंस मिलेगा, तो उसको भी हम मार्केट में लाएंगे। एक उसमें है मॉलिक्यूलर रेजोनेंस टेक्नोलॉजी है। तो कुछ नया हमेशा लाते रहना, जो विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन बीइंग बट नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री। तो हम इस तरह से प्रयत्न करते रहते हैं। सर अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। ये जो आपने हमें एक्सरे का पोर्टेबल मशीन दिखाया, ये ऐसा MRI का नहीं होता है क्या? MRI के अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन US में 1 या 2 कंपनी हैं जो पोर्टेबल MRI मशीन बना रहे हैं। तो बट दैट इज़ वो अभी तक एक्सपोर्ट करने के लिए हमने उनसे कांटेक्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के लिए अभी वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा दे हैव टू डू फर्दर रिसर्च। तो दे आर स्टार्टिंग विद द हेड MRI। तो पूरी बॉडी का नहीं, बट सिर्फ ब्रेन का MRI, और दैट इज़ हाईएस्ट यूज़ एप्लीकेशन। तो उसके लिए वो कर रहे हैं। तो आज ना कल वो भी MRI भी छोटा शुरू होगा, और इवेंचुअली पूरी बॉडी के लिए भी हो सकता है। CT मशीन्स भी ऐसे ही बड़े होते हैं, तो वो भी अभी छोटे लेवल पे आना शुरू हो गए हैं। टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। इंडिया में अभी मैंने देखा नहीं है, ना हमने भी इसमें अभी कुछ काम किया है। बट हो सकता है कुछ कंपनीज काम कर रही हो, आई डोंट नो। सर मैंने आपकी कंपनी की प्रोफाइल में ये भी देखा, निगेटिव लेजर वाउंड थेरेपी। निगेटिव प्रेशर वाउंड थेरेपी। हाँ, प्रेशर वाउंड थेरेपी। ये कैसे वर्क क्या है कि ये हमने अगेन 2012 में पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था कि वुंड हीलिंग जो होती है, कहीं भी बॉडी में वुंड होती है, डायबिटिक वुंड हो, बर्न वुंड हो, या एक्सीडेंट से वुंड हो, तो कुछ वुंड तो आपके बॉडी के हिसाब से फटाफट ठीक होती हैं, बट मेनी टाइम्स वुंड ठीक नहीं होती। लोगों को 6-6 महीने 1-1 बरस तक उनकी वुंड ठीक नहीं।
तो ये वुंड ठीक न होने का कारण बहुत सारे हैं सिर्फ, और उसको आप कोई ऑइंटमेंट ये वो लगा के भी कुछ नहीं होता, ना बैंडेज लगा के कुछ होता है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है कि निगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्पॉन्ज जैसे होता है, बट दैट इज स्पेशली डिजाइंड स्पॉन्ज, तो दैट वी पुट इट ऑन दी वुंड, और उसके ऊपर सील होता है, और उसमें एक छोटा सा होल करके एक वैक्यूम पंप उसको लगा देते हैं। तो वैक्यूम पंप लगाने से क्या होता है कि उसमें से अंदर का जो या तो पस हो या ऊजिंग हो, वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। प्लस देर आर मतलब जेनेटिकली ऑल्सो ट्रिगर होते हैं कुछ चीज़ें जिससे वुंड हीलिंग के जो या ग्रैन्युलेशन बोलते हैं उसको, वो होना शुरू होता है, और 2 या 3 हफ्ते में कितनी भी पुरानी वुंड हो वो आपकी ठीक हो जाती है। सो दैट टेक्नोलॉजी ये अब बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स अब इंडिया में यूज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक। वो मतलब दैट इज़ छोटे मोटे वुंड्स के लिए नहीं होता, बट क्रॉनिक वुंड्स जो होती हैं उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है ये। सर, हम कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे, तब आपने बताया महाराष्ट्र में जो बहुत फेमस हुई थी मूवी पु ल देशपांडे जी के जीवन पर आधारित, वो आपने प्रोड्यूस की है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपको वो इंटरेस्ट कहाँ से आया फिल्म मेकिंग? खैर मैं मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी हद कुछ दिनों से, मतलब बरसों से जुड़ा हूँ। मेरा लड़का भी मराठी फिल्म में एक्टिंग करता था, तो उसके कारण भी हो। बट महेश मांजरेकर हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि भी पु ल देशपांडे की सेंटेनरी, उनका 2 बरस पहले 100 बरस उनको पूरे हुए थे तब, सो उनको कुछ ये करना था। तो हमने और मैं पु ल देशपांडे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहता हूँ, और बचपन से उनकी कहानियाँ ये एवरीथिंग हम सुनते आए हैं। तो हमने एक फिल्म करने का सोच लिया। तो ऑफ कोर्स उनका जीवन पट इतना बड़ा है, तो उसको एक पार्ट में तो वो मतलब व्हेन वी शॉट द होल फिल्म इट वाज लाइक 5-6 आवर्स। सो उसको कट करते 2-3 घंटे में तो नहीं ला सकते थे, तो उसके 2 पार्ट बनाए हमने। सो भाई वॉज दी, पु ल देशपांडे को सब लोग भाई बोलते हैं प्यार से, और उनकी व्यक्ति आणीवल्ली नाम का एक मराठी बहुत बहुत पॉपुलर उनकी स्टोरीज़ हैं। तो उसके लिए हमने व्यक्ति की वल्ली, मतलब भाई ये व्यक्ति है या वल्ली है, इस तरह से वो फिल्म बनाई। वल्ली मतलब हिंदी में तो मुझे नहीं पता है, बट मराठी में मतलब कोई अलग, मतलब फनी काम करने वाला। अच्छा। वल्ली है, मतलब बोलते हैं ना क्या वल्ली है आदमी, मतलब। अच्छा। तो फनी है, मतलब ही इज ऑलवेज फनी। कॉमेडी वाज हिज बिगेस्ट फोर्टे। सो वो हमने किया। उसके साथ साथ हमने एक श्रीधर फड़के बोल के एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, सुधीर फड़के जी के लड़के हैं, तो उनके साथ हमने 2-3 म्यूज़िक एल्बम भी बनाए थे। तो उस फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा काम किया मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में रह के मुंबई आना जाना इतना आसान नहीं होता। प्लस अपना बिजनेस तो उसमें व्यस्तता होती है। बट वो पु ल देशपांडे, उनके जीवन पर मेरा वेरी वेरी स्मॉल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ये रहा, योगदान रहा, इसका मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है। सर, आप एक NGO से भी जुड़े हैं, ट्रस्टी है, जिसने सह्याद्री का जो एरिया है उसके अराउंड 10-15 हज़ार एकर्स ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। करेक्ट। आप इस NGO के बारे में बताइए सर। सो ये मेरी एक कंपनी भी है, इसका नाम है नेचर कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम 3 डायरेक्टर हैं और वही लोग NGO भी चलाते हैं। सो कंसेप्ट ये है कि वेस्टर्न घाट, जो सह्याद्री आपने बोला, तो वेस्टर्न घाट में बहुत सारे जंगल्स जो हैं वो प्राइवेट हैं,
गवर्नमेंट के नहीं है। जैसे आप नॉर्थ में देखो, जंगल सारे गवर्नमेंट के होते हो, आप वैसे किसी को ना तोड़ सकते हो ना बेच सकते हो। जो सिचुएशन हमारे कोंकण में नहीं है, तो वहाँ वृक्ष मतलब जो तोड़ने का काटने का काम जो है वो काफ़ी होता था और होता भी है। तो क्योंकि फार्मर को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ ऐसी ज़मीन बेच देता है। और बेचने वाला क्या करता है, खरीदता है, पहले पेड़ काटेगा, उसे बेचेगा, पैसे वसूल करेगा, एंड देन ही हैज़ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, क्योंकि गांव में पता चलता है और कि भाई क्यों बेच रहे हैं, तो पैसे के लिए बेच रहे हैं, तो कितने चाहिए। सो देन वी अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट एंड देन वी गो अराउंड, वी कलेक्ट दी फंड्स फ्रॉम द कॉरपोरेट अंडर देयर CSR और जस्ट डोनेशन और वट एवर वे, एंड इस तरह से हम वो उस फार्मर को पेमेंट करते हैं कि आपकी ज़रूरत थी, ये लो आपके पैसे, लेकिन आप ज़मीन आपके पास ही रहेगी, लेकिन आप उसको अगले 5 बरस तक आप किसी को बेचोगे नहीं। तो इस तरह से हम एग्रीमेंट करवा लेते हैं। तो फार्मर खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी पैसे भी मिल गए और ज़मीन भी रह गई। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो इस तरह से हमने एग्रीमेंट करके 10-15 हज़ार हेक्टर एकड़ के आसपास ज़मीन, जंगल्स वहाँ सेव किए हैं। इससे क्या होता है, एक तो जंगल सेव हो गए हैं, प्लस उस फॉरेस्ट में से हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। उसमें से उससे क्या होता है, लोगों को काम मिलता है, आसपास के लोगों को। और प्रोडक्ट बहुत इस तरह से कि जब हमारे बहुत हाई क्वालिटी त्रिफला चूर्ण हम बनाते हैं, उसमें से बेड़ा, हरडा और आंवला, ये हम टनों में यूके वगैरह कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे फॉरेस्ट जो हैं हमने सर्टिफाइड भी करके रखे हैं स्विट्ज़रलैंड की कंपनी से, विच इज़ एक्सपेंसिव बट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो हमने किया है। तो उसके बाद कहीं हल्दी होती है तो हाई करक्यूमिन हल्दी हम बनाते हैं, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद आई मेंशन प्लस रेड चावल एंड सो मेनी थिंग्स लोग करते हैं। उसमें हमने ये भी किया कि जो पेड़ों से पत्ते या इसके लकड़ी के टुकड़े वगैरह इस तरह से गिरते हैं ना, तो वो हम लोगों को बेचते हैं, जाओ कलेक्ट करके लेके आओ। और वो लाने से देन वी हैव अ मशीन, सो जिसमें हम उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके उसकी ईट टाइप बनती है। दोज आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री, जैसे नोसिल वगैरह हैं वहाँ लोटे परशुराम में, तो वो अपना फ्यूल बोल के वो यूज़ करते हैं, एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए उनको यूज़ करना पड़ता है, तो वो है। इसके बाद हमने एक उसमें से डायबा चेक नाम का एक चाय बनाई है। तो एक बिवड़ा नाम का ट्री होता है, उसको इंडियन किनो भी बोलते हैं। तो उसका लकड़ी का पाउडर बना के उसको वी यूज़ इट इन अ टी बैग एंड थोड़ा सिनेमन डाल के, दैट इज़ अ गुड एंटी डायबिटिक टी। एंड उस इंडियन किनो का ये प्रॉपर्टी जो है, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, ICMR के भी हैं, कि इट हैज़ गॉट अ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी एंड इट इज़ वेरी गुड टी, एंड दैट उसका भी वहीं हम प्रोडक्शन करते हैं, दैट पीपल आर बाइंग इट, वी आर एक्सपोर्ट भी करते हैं इसको। सो इसमें से क्या होता है कि एक तो आपको फॉरेस्ट बच गए, लोगों को काम मिल गया, और अच्छे प्रोडक्ट भी पब्लिक के लिए मिल गए हैं। सो दे आर ऑल ऑर्गेनिक, दे आर ऑल कोई इसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, हाई क्वालिटी है, एंड दे आर इफेक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर इफेक्टिव आल्सो। सो इस तरह से एक छोटा सा अपना सोसाइटी की तरफ जो दायित्व है उसका निभाने का, क्योंकि बाकी बहुत सारी एनजीओ होती हैं जो ओल्ड एज, अनाथ आश्रम ये तेरे करती है, बट नेचर की तरफ देखने वाली बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो हमने सोचा कि भाई हम ये काम जरूर करें। यस सर, यस सर। So सर we are आपसे really happy about it. यस यस सर। सर आपसे सीखने जैसा बहुत कुछ है। सीखने से नहीं, सीखने की नहीं बात, बट ठीक है। यस, जो हम कर सकते हैं
ऑनेस्टली कर सकते हैं उतना करना आवश्यक होता है. यस सर, यस सर, You have to give back to your society. यस सर, यस सर. सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय दिया, हमारे चैनल के लिए समय दिया. मुझे ऐसे लगता है कि इस एपिसोड में आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी कहीं पे भी. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, and I hope people find it interesting at least. And बहुत सारी इंफॉर्मेशन आजकल तो अवेलेबल होती है, बट प्रोबेबली सम ऑफ दी हाईटेक अगर हम कहें तो वो अगर मिलती है लोगों को, किसी को फ़ायदा हो जाए तो अच्छा लगेगा. थैंक Thank यू you वेरी so मच much. फॉर दी अपॉर्चुनिटी यू आर गिवन मी. Thank you, sir. Okay.